हेलो बच्चों, एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन टाइप का एक वीडियो बना रहे हैं हर चैप्टर का। हाँ कि इस समय थोड़ा सा आप देख लें। वैसे शॉर्ट रिवीजन का तो कोई मतलब नहीं होता है, शॉर्ट रिवीजन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी दो चार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेन फार्मूले तो है नहीं बच्चों, चार पांच फार्मूले ही मेन है, हर चैप्टर से उन्हीं से रिलेटेड है। तो एक काम हमने किया है, इस तरह से आपके सामने एक थोड़ा सा अगर हमारे साथ इसको ध्यान देंगे तो फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे और उनसे हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और वही उन्हीं बातों पे फोकस किया है जो मेन हो। तो चलिए पहला चैप्टर चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या फील्ड। ये देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चलेंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने लिखा है दो प्रकार के चार्ज होते हैं। एसआई यूनिट कूलम होता है, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो फैराडे होती है, सबसे छोटी यूनिट एसयू होती है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 एसयू होता है। चार्ज की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10 पावर, ये देखिए -19 होता है। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। फिर चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, देखिए चार्ज जो होता है वह क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। मतलब Q इक्वल टू एन जिसको कहा जाता है, Q इक्वल टू एन, जहां एन इंटीजर होता है। एन क्या होता है, हाँ इंटीजर होता है, ध्यान दीजिएगा एन इंटीजर है। फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब देखिए क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम में चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी बर्तन में देखिए चार्ज रख रहे हैं, जैसे मान लीजिए बर्तन में चार्ज है, देखिए दो बर्तन है, इसमें 2 कूलम है, 3 कूलम है, ठीक है, और फिर ये क्या है, ये 4 कूलम है, ये 5 कूलम है। इनको हम क्या कर रहे हैं, मिला दे रहे हैं। मिलाने के बाद ये मान लीजिए 6 कूलम आ गया, ये 3 कूलम आ गया, ये 1 कूलम आ गया, और कहा जा रहा कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो चार्ज कंजर्वेशन का मतलब जितना इस बर्तन में टोटल चार्ज रहा होगा उतना ही इसमें भी चार्ज होगा। तो इस बर्तन में कितना हो जाएगा, 5 4 कितना हो गया 9, 9 टू कितना 11, 11 3 कितना हो गया 11 थे 14, यहां क्या हो 6 3 9, और ये 10 10 प्लस कितना हो गया एक्स। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहां पर फिर शुरुआत होती है कूलम्स लॉ की। तो आपको ये पता होगा, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। क्यों भाई, पता है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ कूलम्स लॉ कहते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है भैया, देखिए K Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R कैप अपॉन R स्क्वायर, R कैप अपॉन R स्क्वायर। याद रखिएगा ये जो फोर्स होता है ये म्यूचुअली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, जहां पे ये K जो होता है कांस्टेंट होता है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, 9 इंटू 10⁻9 होता है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। क्या करते हैं, जैसे किसी भी अगर पर्टिकुलर चार्ज पे 2 या 2 से ज्यादा चार्ज होते हैं तो उनका आप क्या करते हैं, वेक्टर सम करते हैं। ये देखिए वेक्टर सम किया जाता है। ठीक है, इसी को हम वेक्टर सम कहते हैं। ठीक, तो ये यही कूलम्स लॉ कहा जाता है। अब बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देखिए जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में बन सकता है कि भैया R को डबल किया गया तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4, चार्ज को डबल किया गया, इसको भी डबल किया गया, इसको भी डबल किया गया, तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ पे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही मिलते हैं, ये ध्यान रखें। मीडियम का यहां इफेक्ट पड़ता है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ता है तो फोर्स कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई कितना हो जाता है R स्क्वायर। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई क्या हो जाता है R स्क्वायर हो जाता है, जहां K डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। K टाइम्स फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ध्यान देना, हो सकता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछे, और अगर हाँ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछे तो इसको करना, और अगर कहीं हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का डायमेंशन पूछे तो ध्यान देना, इसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, और एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो प्रेशर के बराबर होता है, ml-1 T⁻²। ठीक, तो ये डायमेंशन पे ध्यान देना, इसको भी आप कर सकते हैं कूलम्स लॉ। फिर बात आती है बेटा यहां पे इसी से रिलेटेड, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा आती है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, φ इक्वल टू E डॉट S। जहां याद रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और क्या दे दे, एरिया दे दे,
और कहे कि भैया फ्लक्स बताओ, तो हो सकता है डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको डॉट प्रोडक्ट अगर आता है तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पक्का निकाल ले जाएंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन जैसे इस साल आया था, इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव होती है, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होती है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका जो होता है बेटा वो क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तब तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बेटा। गॉस थ्योरम से रिलेटेड देखिए, गॉस थ्योरम से फार्मूला केवल कि भैया गॉस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज, याद रखिए जैसे मान लीजिए क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज, क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज क्या है, ये देखिए Q1 है, Q2 है, बाहर क्या है, Q3 है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, याद रखना टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं बेटा, तो ये जो Q इन होता है वो अंदर के सारे चार्जों के कारण होता है, और ये जो LHS का E होता है, LHS का क्या E, ध्यान दीजिएगा, LHS का जो E होता है ये क्या होता है, आपके LHS का जो E होता है वो सारे चार्जों के कारण होता है। ठीक है ना बेटा, तो LHS का जो E होता है, ये देखिए LHS का E सारे चार्जों के कारण होता है। ठीक है ना, मतलब ये E अंदर और बाहर दोनों के चार्जों के कारण होगा, तो इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखो यहां पे आता है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में बेटा सबसे पहली चीज लाइन चार्ज के कारण, देखिएगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में है, क्या है, इनफाइनाइट। तो बेटा इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल टू कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए जैसे मान लीजिए कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये है, हाँ ये देखिए ध्यान दीजिए इनफाइनाइट, जैसे मान लीजिए प्लस है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम लाइन चार्ज होती है, जो लैम्डा अपॉन कितनी होती है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है। ठीक, और यही अगर इस पे माइनस चार्ज है, देख लीजिए अगर इस पे माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ये देखिए E इक्वल टू कितनी होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होती है, और ये देखिए टुवर्ड्स द क्या होती है, लाइन चार्ज, टुवर्ड्स द लाइन चार्ज होती है। E और R के बीच का ग्राफ अगर पूछे तो रेक्टेंगुलर ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, जैसे E और R के बीच का अगर ग्राफ पूछता है बेटा, तो E और R के बीच का ग्राफ क्या बनेगा, ये देखिएगा रेक्टेंगुलर ग्राफ बनेगा। ठीक, फिर दूसरा एप्लीकेशन बेटा इसमें, फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो मान लीजिए अगर कोई प्लेन चार्ज शीट है, जैसे ये दिया है, इस पे ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, इसके कारण आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो बेटा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, याद रखिएगा डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए E इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना होता है, हाँ 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, माइनस चार्ज होगा तो माइनस चार्ज के कारण क्या होता है, टुवर्ड्स, और याद रखना E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पे 0 होता है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, R पे 0। अगर E और R के बीच का बेटा ग्राफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, ग्राफ, तो ये कांस्टेंट ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है, कांस्टेंट ग्राफ होता है। ठीक है ना, फिर यही अगर आ जाए फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, तो कंडक्टिंग प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेटा किसी कंडक्टर के कारण, ये देखिए कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब उसके ऊपरी सरफेस पे कितना चार्ज फैला होगा बेटा, प्लस। तो कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, कंडक्टिंग स्फीयर के 3 केस होते हैं। बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। ये देखिए बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है, के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हो सकता है यही पूछ दे, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। हाँ बेटा जो कह रहे हैं एकदम शॉर्ट में है, सही शॉर्ट में है, ठीक है, लेकिन जितना है उतना ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान दीजिए। सच में इसी से रिलेटेड कुछ न कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या कुछ भी पूछा जाएगा। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है, अंदर की तरफ, ये देखिए सरफेस नहीं है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। और सरफेस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू के क्यू बाई कितना होता है, कैपिटल आर। ये देखिए सरफेस पे क्या होता है, के क्यू बाई कितना होता है, आर स्क्वायर। ये सरफेस पे होता है, तो ये सरफेस पे हो गया, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और ये क्या हो गया, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका ग्राफ भी बन सकता है भैया, ग्राफ ध्यान दीजिए, अगर ग्राफ पूछा जाएगा किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर का, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का, किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाई जाएगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होगा, रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा। तो ये ग्राफ हो गया, ठीक। फिर इसी में आता है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज के कारण। तो नॉन यूनिफॉर्मली वाला तो बहुत पूछा नहीं जाता है, नीट में जैसे बहुत नहीं पूछा गया है, लेकिन तब भी याद रखिए नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब होता है, मतलब नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है जिसके अंदर चार्ज हो।
तो जब जिसके अंदर चार्ज हो तो उसके कारण भी देखिए 3 केस हैं। कौन से 3 केस हैं? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अंदर की देखिए सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कितना आर क्यू। आज तकनीक में इसमें क्वेश्चन नहीं बना है। के क्यू आर अपॉन कितना हो गया आर क्यू, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अब इसको अगर देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ जो होगा ई और आर के बीच, मतलब आर लेस देन आर ग्रेटर देन आर, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे होता है, और ये देखिए बाहर की तरफ ऐसे होता है। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है ना भाई, ये हो गया। फिर चलते हैं इसी में, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा हमने दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है भाई। अब इसमें भी वेक्टर सम वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, हेक्सागन के कॉर्नर पे रखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। फिर देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? ऑलवेज नॉर्मल टू कंडक्टिंग सरफेस। जैसे मान लीजिए कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है तो इसके हमेशा नॉर्मल निकलती हैं। अगर नॉर्मल नहीं निकल रही है तो इसका मतलब गलत दिया गया है। लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। नेवर इंटरसेक्ट, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं, कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं, ठीक है। दे आर इमेजिनरी लाइन। ये कैसी लाइन होती हैं? इमेजिनरी लाइन होती हैं। और हमेशा याद रखना, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्या होता है? हाँ, परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए इनके बीच का एंगल कितना होता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इनको ध्यान देना बेटा, ठीक है। फिर इसमें क्या है, अगली चीज क्या पढ़नी है? दूसरा चीज फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखिए एक चैप्टर में जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में सबसे पहले डाइपोल की परिभाषा। आप जानते हैं एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज एक दूसरे से अगर कुछ डिस्टेंस पे रखा है तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, चार्ज रखा गया, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पी इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू कितना होता है? 2L। देखिए पी इक्वल टू क्यू इंटू कितना होता है? हाँ 2L, ठीक। फिर उसके बाद आता है डाइपोल का टॉर्क। अगर किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। फार्मूले से ही क्वेश्चन आएगा। थीटा अगर देखो 0 होता है तो टॉर्क 0 होता है, थीटा अगर 180 होता है तो टॉर्क 0 होता है, थीटा अगर 90 होता है तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, इसको याद रखना। फिर ध्यान देना, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में, जैसे मान लीजिए ये एक्सियल पोजीशन है, माइनस क्यू दिया है, ये प्लस क्यू दिया है, तो डाइपोल के एक्सियल का मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद रखिएगा, वो डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है, देखिएगा एक्सियल पोजीशन में। और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये कितना होता है? 2kp अपॉन कितना होता है? आर क्यू होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp अपॉन कितना होता है? आर क्यू होता है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब जैसे देखिए इधर की तरफ अगर P दिया है, यहां आपको फाइंड करना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। याद रखिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है? एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और वह कितनी होती है? Kp अपॉन कितना होती है? आर क्यूब। Kp अपॉन कितना? आर क्यूब होती है। दोनों में 2 टाइम का रिलेशन होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे अभी जेई में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल, कि देखिए इन दोनों का ये रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सिस पे, मतलब ऐसा नहीं फार्मूला याद करेंगे तो हम ये इसी से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएंगे। कहा था एक्सिस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई है, आर डिस्टेंस पे। कितने पे? फिर कह दिया था यहां से 2r डिस्टेंस पे यहां पे E बाई एक्स का रेशियो क्या होगा? तो ये बताइए जरा, एक्सिस पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2kp अपॉन कितना? आर क्यूब। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जरा बताइए, E डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? kp अपॉन 8r क्यूब हो जाएगा, 8r क्यूब हो जाएगा। देखिए ये जे का क्वेश्चन हिस्सा था, कितना सिंपल, ठीक है। तो अब देखिए Kp अपॉन आर क्यूब कितना हो जाएगा? Kp अपॉन आर क्यूब की वैल्यू E/2, E/2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? E भाई कितना हो जाएगा? 16। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E/16। तो अगर इतने फार्मूलों को ध्यान दिया जाए तो सच में इससे क्वेश्चन हो सकते हैं। यही एनसीईआरटी में मेन दिया ही है। तो बीच में हमने आपका क्या लिख दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी से देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज निकला, इसी से कूलम्ब्स लॉ निकला, इसी से डाइपोल निकला,
इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा निकली, इसी से गॉस थ्योरम निकला और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन निकला। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट में एक नजर देख लेना भाई। शॉर्ट तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन भैया कुछ भी हो जाए, हो सकता है कुछ भी काम कर जाए। मेरा अनुभव कि भैया इतने में क्या है, काम चल जाए तो अच्छा है। ठीक है, नहीं तो भैया आप लोग तो पढ़ ही रहे हो, साल भर से मेहनत कर ही रहे हैं, तो लास्ट में 2 मिनट 3 मिनट में इसको देख लीजिए। थैंक यू।